to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore and luxury car. Download now. हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। WTC फाइनल का स्क्वाड आ चुका है, उसके बाद रिप्लेसमेंट्स भी आ चुकी हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं। अब सवाल ये भी है कि वो सवाल पूछे किससे जाएं, क्योंकि थोड़ा सा इंडियन क्रिकेट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका कुछ अता पता नहीं है। एक चीज़ तो ठीक है कि चीफ सेलेक्टर नहीं है, बट अगर चीफ सेलेक्टर नहीं है फिर भी टीमें चुनी जा रही हैं। पहले चीफ सेलेक्टर थे, टीमें चुनी जा रही थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं होती थी। जैसे वर्ल्ड कप आपने देखा, वर्ल्ड कप में जब T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड चुना गया, आखिर जो वर्ल्ड कप गया उसमें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। एशिया कप में भी सेम किस्सा था, और अब WTC फाइनल, और शायद हम आप इंडियन क्रिकेट के जितने फैंस हैं, जितने चाहने वाले हैं, अब तो ऐसा हो चुका है कि हमारे मन में भी ये सवाल नहीं आता कि यार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, जो कि शायद हुआ इस बार जब WTC फाइनल का स्क्वाड आया। अमूमन एक इतना बड़ा इवेंट है, WTC फाइनल है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सेलेक्टर्स वहां पर आएंगे, चीफ सेलेक्टर नहीं है तब भी, और बताएंगे कि क्या वजह रही, अगर कुछ सरप्राइजेज हैं, कुछ पिक किए, कुछ नहीं किए। तो अब जब रिप्लेसमेंट्स आई थी तो रिप्लेसमेंट में क्या हुआ, KL राहुल जो चोटिल हो गए थे IPL के दौरान, तो उनकी जगह ईशान किशन आ चुके हैं। ठीक है, ईशान किशन आ गए हैं, विकेट कीपर, बैटर, दो शायद विकल्प ऐड करेंगे, कीपिंग में भी, बल्लेबाजी में भी। पर हो सकता है लोगों के मन में सवाल होते जो पूछे जाते सिलेक्शन पैनल से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो थी नहीं। और रिजर्व्स में जो खिलाड़ी हैं उसमें सूर्य कुमार यादव हैं, मुकेश कुमार हैं और ऋतुराज गायकवाड़ हैं। सूर्य कुमार यादव और ऋतुराज गायकवाड़ बतौर बल्लेबाज बैकअप हैं, मुकेश कुमार बतौर फास्ट बॉलर बैकअप हैं। उसके अलावा उमेश यादव और जयदेव उनादकट की भी थोड़ा सा इंजरी अभी कंसर्न है। होपफुली उम्मीद यही करते हैं कि वो बेहतर हो जाएं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कुछ नॉन सिलेक्शंस की। तीन आप देख रहे होंगे तस्वीरें, एक है सरफराज खान, एक है अभिमन्यु ईश्वरन और एक है यशस्वी जायसवाल। अब ये नहीं कह रहे कि ये तीनों टीम में होने चाहिए, पर शायद हो सकता है अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो कुछ सवाल जवाब होते और आपको शायद थोड़ी सी वहां पर क्लैरिटी मिलती कि कौन क्यों है और कौन क्यों नहीं है। अब जो एक कॉमन परसेप्शन और जो आप फिगर आउट कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग ये तीनों तस्वीरें मैंने लगाई हैं। इनके आंकड़े में नहीं बताऊंगा, अगर आपको अब भी इन तीनों पर कोई शक हो, कोई सवाल हो, तो आप नंबर्स और स्टैट्स टटोल सकते हैं, बट सिर्फ तस्वीरें इसलिए काफ़ी हैं क्योंकि इनकी परफॉर्मेंसेस बीते 1-2 साल में ऐसी रही हैं कि आपको शायद वो आंकड़े दिखाकर बताने की जरूरत ना पड़े, और सेलेक्टर्स को आंकड़ों की दम पर इनको हटाने की शायद वो ना हो। और यहां पर हो सकता है सोच, जैसे हम कहते हैं कुछ खिलाड़ियों में उस तरीके की चीज नहीं दिख रही है, वो केस हो सकता है सरफराज के साथ हो। सरफराज इंडिया ए भी खेल चुके हैं, मुंबई के लिए लगातार बीते 2 सीजन में तगड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं, बट जो उनका IPL गया अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग थोड़े से वल्नरेबल लगे, टॉप क्लास फास्ट बॉलिंग थोड़े से वल्नरेबल लगे, प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए हैं, परफॉर्मेंसेस नहीं आए। तो हो सकता है एक सोच ये रही हो, बट बावजूद इसके शायद सवाल तो बनता है, क्योंकि एक वक्त पर रिपोर्ट थी कि जो बांग्लादेश में टेस्ट सीरीज होगी वहां पर सरफराज खान जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसके दम पर शायद वो स्क्वाड का हिस्सा होंगे, लेकिन वो नहीं रहे। इंडिया ए में भी उनकी आउटिंग्स हालांकि उतनी बेहतर नहीं गई हैं, जिस पहलू पर शायद सेलेक्टर्स बोलते या बोल सकते हैं कि हमने इसलिए सरफराज को नहीं चुना, इतना बड़ा मैच है, इतनी बड़ी ओकेजन है, तो स्टैंड बाइज में भी हमारे बतौर बल्लेबाज नहीं आते। और जब भारत में ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई, जहां पर आपको स्पिन के अगेंस्ट बेहतर चाहिए थे खिलाड़ी, वहां पर भी नहीं पिक किया गया, तो शायद समझ में आएगा। दूसरा केस है अभिमन्यु ईश्वरन। अभिमन्यु ईश्वरन ने जो आखिरी बारी इंडिया ए के लिए मुकाबले खेले बांग्लादेश ए के खिलाफ, वहां पर वो बतौर कप्तान थे। जो आखिरी मैच खेला, शतक जड़ा है, उसमें प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। 2 शतक बैक टू बैक थे बांग्लादेश ए के साथ जो अनऑफिशियल टेस्ट हुए थे वहां पर। उसके अलावा भी पूरे रणजी सीजन में इनके रन्स रहे। उसके अलावा जो आखिरी उनकी फर्स्ट क्लास इनिंग्स है वहां पर रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से भी शतक है। तो रन्स लगातार बना रहे हैं। इंडिया ए के, मैंने बोला कप्तान है, दैट मींस कुछ तो आपने सोचा होगा, कुछ तो देखा होगा। इससे पहले भी भारतीय स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं, बट सिर्फ एज अ रिजर्व ओपनर, कुछ ओकेजन्स पर एज एन ओपनर भी रहे। बट उसके बावजूद जब इंग्लैंड में, आप सभी को याद होगा कि जब मयंक अग्रवाल चोटिल हुए तो अभिमन्यु ईश्वरन उस स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन को वहां पर भी ओपनिंग नहीं करवाई गई थी, वहां पर KL राहुल एज एन ओपनर थे। तो सवाल यह है कि अभिमन्यु ईश्वरन इतने लंबे वक्त से टीम के साथ जुड़े हुए हैं, इंडिया ए के लिए कप्तान भी होते हैं, तो उनके साथ क्या इशू है? उनके साथ अब आपको क्या उनमें वो पोटेंशियल नहीं लगता, क्या आप में वो टैलेंट नहीं लगता कि ये इतनी टॉप लेवल पर सक्सीड कर सकते हैं? तो अगर ये है आपका एक जजमेंट उनके ऊपर, तो शायद वो इंडिया ए के स्क्वाड्स में भी फिर फीचर नहीं करने चाहिए, और इंडिया ए के कप्तान भी फिर शायद नहीं होने चाहिए। हालांकि हाँ, अगर एक कोई एक्सक्यूज बनता है उनके लिए, तो शायद सेलेक्टर्स बोल सकते हैं कि 2 रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल, वहां पर उनके उस हिसाब से रन नहीं आए थे जो शायद बंगाल को जरूरत थी उन मुकाबलों में। तो ये तो केस हो गया अभिमन्यु ईश्वरन। उसमें भी मैंने बोला कि यार शायद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी हो या कभी होती या कभी पूछा जाता तो अभिमन्यु ईश्वरन के लिए यह चीज वहां पर कह दी जाती। अब आते हैं तीसरे नाम की तरफ, यशस्वी जायसवाल।
मेरा ये मानना है कि अगर आप इन तीनों खिलाड़ियों को देखें तो सबसे ज्यादा चांस अगर किसी का बन सकता था एज अ बैकअप प्लेयर, वहां पर यशस्वी जायसवाल होते। शायद स्लॉट अब आपकी वो मर्जी थी, वो सूर्य कुमार यादव का होता, वो ऋतुराज गायकवाड़ का होता। सूर्य कुमार यादव को आपने पहले पिक कर रखा था, ठीक है, आपने मेंटेन करी कंसिस्टेंसी, बट ऋतुराज को भी आपने अभी एक तरीके से पिक किया है। वहां पर यशस्वी हो सकते थे। अब ऋतुराज के सिलेक्शन से कोई नाराजगी नहीं है, मुझे भी वो खिलाड़ी पसंद है, बट यशस्वी का केस क्या था, शायद सेलेक्टर्स सवाल होते तो जवाब मिलता, कुछ बातचीत होती। यशस्वी जायसवाल पूरे पिछले सीजन में आप जाएंगे डोमेस्टिक में अक्रॉस फॉर्मेट्स रन करे हैं। इंडिया ए खेले हुए हैं, जर्सी में आप देख सकते हैं, शतक भी अपना मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। वहां पर इंडिया ए के लिए भी रन्स करे हैं, तो उन बॉक्सेस को भी टिक करते हैं। आईपीएल जहां पर प्रेशर होता है, जहां पर टेम्परामेंट दिखता है, वो भी आपको इस खिलाड़ी ने दिखा दिया। आईपीएल में भी शतक किया है। अंडर 19 इंडिया जब खेला है तो बड़ा जो मुकाबला रहता है पाकिस्तान, उसमें शतक है। वर्ल्ड कप का जो फाइनल जिसमें पूरा बैटिंग लाइनअप बाकी का नहीं चला, उसमें भी शतक है। उस बेसिस पर और कंसिस्टेंसी देखते हुए रेगुलरली जो खेले हैं डोमेस्टिक सीजन पिछला और जो रन्स करे हैं हर एक जगह पर, उसके बदौलत शायद यशस्वी का वहां पर मौका बनता था। लेकिन अब ये कुछ सवाल जो मेरे मन में हो सकता है आपके मन में भी हो, लेकिन इनके जवाब मिलेंगे कब और कैसे, इसको किसी को जो है आइडिया नहीं है, क्योंकि हमारी जो वर्ल्ड इवेंट्स की मतलब बड़ी बड़ी जो टूर्नामेंट का फाइनल इवेंट, WTC फाइनल तो अपने आप में एक वर्ल्ड इवेंट का फाइनल है, उसकी भी जब टीम आई है तो सिलेक्शन की जो हुई है प्रक्रिया, उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। जब रिप्लेसमेंट्स आई हैं तो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उस टाइम तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता, जब पहले नहीं हुई तो कुछ सवाल मन में रह जाते। तो आपकी क्या राय है? यशस्वी जायसवाल, अभिमन्यु ईश्वरन और सरफराज खान, तीनों थोड़े से अलग अलग केसेस हैं, बट तीनों कहीं ना कहीं कंसिडरेशन में तो होते, तो वो क्यों नहीं है, इसका आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। या फिर आपके मन में अगर कुछ सवाल हो और आपको क्या लगता है कि इन तीन में से अगर किसी को आपको एक स्लॉट इन करना होता, वो खिलाड़ी कौन सा आपकी नजर में होता, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक भी करें। आपको भी लगता है कि शायद इन खिलाड़ियों को उतना फेयरली ट्रीट नहीं किया जा रहा है, उनका केस ही समझ में नहीं आ रहा, तो शेयर भी करें बाकी के अपने दोस्तों के साथ। और यशस्वी का केस बस जाते जाते ये कहूंगा, क्योंकि टीम मैनेजमेंट हमारी हमेशा एक लेफ्ट हैंडर की बात करती है कि हमारे पास लेफ्ट हैंडर नहीं है, हमारे पास लेफ्ट हैंडर नहीं है, तो यशस्वी जायसवाल लेफ्ट हैंडर भी हैं। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।